हेलो स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ऑफ द बायोट-सेवर्ट लॉ। ठीक है, जो फर्स्ट एप्लीकेशन हम लोग डिस्कस करेंगे वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, मैं मैग्नेटिक फील्ड को बस ऐसे बी वेक्टर लिख देता हूं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ फाइनाइट साइज। ठीक है, इनफाइनाइट का भी मैं बताऊंगा, पहले फाइनाइट का देख लेंगे। ऑफ फाइनाइट साइज, फाइनाइट साइज का मतलब इसका कोई लेंथ होगा। ठीक है, इनफाइनाइट लेंथ का भी देखेंगे हम लोग, इसी आर्टिकल में हो जाएगा, वो भी उसको भी बता देंगे। तो पहले एक फाइनाइट लेंथ का एक करंट कैरिंग कंडक्टर ले लिया जाए, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, स्ट्रेट। ठीक, ये ले लिया, और इसमें जो करंट है वो आई फ्लो कर रहा है, मैं मेंशन कर देता हूं, आई करंट इसमें फ्लो कर रहा है। ठीक है, और इसकी वजह से एक पॉइंट है, पॉइंट पी, उसको मैं यहां पे ले लेता हूं। इस पॉइंट पी पे हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड पता लगाना है इस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से। कुछ चीजों को मेंशन कर दें, जैसे इस पॉइंट की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है कंडक्टर से, वो हम मान लेते हैं आर। ठीक है, आर में मान करके ए मान लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा, आपको ज्यादा अच्छा लगेगा देखने में। ठीक, अब इस पूरे करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से निकालना है, ये यहां पॉइंट ए मान लिया, यहां पे पॉइंट बी मान लिया। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा इसका एलिमेंट ले लेंगे, करंट एलिमेंट, और उस करंट एलिमेंट की से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर लेंगे, और फिर इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। तो यहां पर मैं एक एलिमेंट ले रहा हूं, ये एलिमेंट। ठीक है, इसकी लेंथ कितनी है, डीएल, डीएल लेंथ का मैंने एक एलिमेंट ले लिया है। ठीक है, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं क्यू। क्यू से इस एलिमेंट की जो डिस्टेंस है वो है एल। इस पॉइंट का नाम क्या लिख दिया जाए, ओ लिख देते हैं। ओ पॉइंट पे मैंने एलिमेंट लिया है, ये है हमारा एल। अब बायोट-सेवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, इस करंट एलिमेंट से जिस पॉइंट पे निकालना होता है उसका पोजीशन वेक्टर डिफाइन करते हैं। इस करंट एलिमेंट से पॉइंट पी का जो पोजीशन वेक्टर है इसको लिख देते हैं आर वेक्टर, और ये एंगल जो होता है ये होता है थीटा। ठीक है, और कुछ चीजों को भी मेंशन कर देते हैं, का यूज बाद में पड़ेगा। जैसे पॉइंट पी और ए को मिला दिया और इसको मिला दिया, देखिएगा समझिएगा पहले। इस एंगल को मैंने फाई बोला है, फाई। ठीक है,
ये जो डीएल एलिमेंट है ये पूरे कंडक्टर पे मूव करेगा, मतलब पूरे कंडक्टर पे लेंगे हम लोग। तो ये जो डीएल एलिमेंट है अगर ये पॉइंट ए पर होगा तो फाई की वैल्यू इसके बराबर होगी, और इसको मैं मान रहा हूं फाई 1। अगर डीएल एलिमेंट बी पे चला जाएगा तो जो फाई की वैल्यू होगी वो इसके बराबर होगी, इसको मानते हैं फाई 2। ठीक है, फाई 1 में अंदर ही लिख दो, फाई 1। ठीक है, तो ये पॉइंट्स हो गए। अब चलिए लिखा जाए मैग्नेटिक फील्ड अकॉर्डिंग टू बायोट-सेवर्ट लॉ। बोल क्रीम से पाउडर मारता था। अकॉर्डिंग टू बायोट-सेवर्ट लॉ क्या बताया था बायोट-सेवर्ट ने? ये बताया था dB इक्वल टू, जो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड है यहां पर एलिमेंट की वजह से, यहां लिख दो क्या इस बात को, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट डीएल वेक्टर। dB इक्वल टू होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये हम लोगों ने लास्ट डेट पे देखा था। अब हम लोगों को अगर टोटल मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो इसको इंटीग्रेट कर दे, काम बन जाएगा। ठीक है, लेकिन इसको इंटीग्रेट करने के बीच में कुछ समस्या है। समस्या ये है कि यहाँ पे ढेर सारे वेरिएबल्स हैं। हमें इंटीग्रेट करने के लिए एक ही वेरिएबल चाहिए होता है, अगर एक से ज्यादा वेरिएबल्स प्रेजेंट हैं तो दिक्कत होती है। तो देखिए यहाँ कौन कौन वेरिएबल है। आप सोचिए कि जो डीएल एलिमेंट है, ये डीएल एलिमेंट अगर ये मूव करेगा तो उसके अकॉर्डिंग थीटा एंगल भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो थीटा यहां पर वेरिएबल है, दूसरा कि जब ये मूव करेगा तो आर की वैल्यू भी चेंज होगी। तो यहाँ थीटा और आर दोनों ही वेरिएबल हैं, तो यहां दो वेरिएबल हो गया, तो इसको इंटीग्रेट करना मुश्किल हो जाएगा। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि थीटा और आर को हम किसी एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर दें, और इसीलिए मैंने यहां पे लिखा है फाई। हम थीटा को भी फाई के टर्म में कन्वर्ट कर देंगे और आर को भी फाई के टर्म में कन्वर्ट कर देंगे, और थीटा और आर की जगह पर फाई की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारा पूरा इक्वेशन फाई में कन्वर्ट हो जाएगा और उसके बाद हम इंटीग्रेट कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो इस काम को किया जाए। नाउ देखिए, इन ट्रायंगल पी क्यू ओ, ये जो ब्लू वाला जो ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है ना, हम उसकी बात कर रहे हैं। उस ट्रायंगल में ये एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो थीटा फाई प्लस 90, थीटा प्लस फाई प्लस 90 इक्वल टू 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो यहां से थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 90 माइनस फाई आ जाएगा। ठीक, दिस इंप्लाइज दैट साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस फाई, और साइन 90 माइनस फाई का मतलब कॉस फाई। ठीक है, तो देखिए साइन थीटा कन्वर्ट हो गया फाई में, इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 2। अब बात आती है आर की।
आर को कैसे कन्वर्ट किया जाए, तो लिखते हैं ऑल्सो। उसी ट्रायंगल में देखिए cos फाई इक्वल टू, हमें देखिए आर को कन्वर्ट करना है। देखिए ए तो हमेशा कांस्टेंट होगा क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। तो हमें ए से कोई दिक्कत नहीं है, हमें दिक्कत आर को रिमूव करना है। तो आर यहाँ हाइपोटेनियस की तरह है फाई एंगल के लिए, और ए जो है बेस की तरह है। तो हम लोग कॉस फाई लगाएंगे तो ए और आर के बीच में रिलेशन पाएंगे। क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ए अपॉन आर हो जाएगा। यहां से आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए अपॉन कॉस फाई। ठीक है, ए अपॉन कॉस फाई, या हम लिख सकते हैं आर इक्वल टू ए सेक फाई। तो आर भी देखिए फाई में कन्वर्ट हो गया। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। ठीक, अब यहां पर एक और चीज है डीएल। ये डीएल भी तो कन्वर्ट करना पड़ेगा ना फाई के टर्म में, तभी तो इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो इसको भी कन्वर्ट करना है। तो डीएल के लिए क्या दिमाग लगाया जाए, तो लिखा जाए ऑल्सो टेन फाई इक्वल टू, उसी ट्रायंगल में देखिए तो टेन का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो फाई के लिए परपेंडिकुलर कौन है, OQ मतलब L। एंगल के सामने वाला जो साइड होता है वो परपेंडिकुलर होता है, तो L अपॉन A। इस हिसाब से L इक्वल टू ए टेन फाई। लेकिन हमें तो चाहिए DL, और ये निकला L। तो L से DL निकालने के लिए इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएटिंग। जब डिफरेंशिएट करेंगे तो L का डिफरेंशिएशन हो जाएगा DL, A कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, और टेन फाई का डिफरेंशिएशन हो जाएगा सेक स्क्वायर फाई डी फाई। ये थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। अब 2, 3, 4 को 1 में पुट कर दीजिए। पुट इक्वेशन 2, 3 and 4 in 1, we get, क्या मिलेगा हम लोगों को, dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई। डीएल की जगह पे क्या रखेंगे, देख लीजिए यहां एक बार। डीएल की जगह पे होगा ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई, ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई। ये हो गया डीएल की जगह पर। साइन थीटा की जगह पे क्या रखेंगे, साइन थीटा की जगह पे कॉस फाई, यहां रख देते हैं कॉस फाई। आर स्क्वायर की जगह पे क्या रखेंगे, आर की जगह पे है ए सेक फाई, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई। ठीक है, सारी वैल्यूज पुट कर दिए। अब देखिए कुछ चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी, जैसे सेक स्क्वायर फाई कैंसिल आउट हो जाएगा, ए और ये पावर कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचेगा, dB इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई। ये सब तो कांस्टेंट है, बाहर रहेगा। देखिए नीचे से एक ए भी बचेगा, ये भी कांस्टेंट है, बाहर कर देते हैं। और अंदर क्या बचेगा, कॉस फाई डी फाई। ठीक है, अब देखिए दोनों तरफ एक एक वेरिएबल है, अब इसको आसानी से इंटीग्रेट किया जा सकता है। नाउ टू कैलकुलेट टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड,
इलेक्ट्रिक कह दिया मैंने, सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड। लेट अस इंटीग्रेटिंग अबव, लेट अस इंटीग्रेट अबव। चलिए, तो dB का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो हो जाएगा b। ये सब तो कांस्टेंट है, ये बाहर हो जाएंगे। और यहां पे इंटीग्रेशन होगा cos फाई का, d फाई। अब देखिए इस इक्वेशन में कि जो फाई है वो कहां से कहां तक वेरी कर रहा है। फाई की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, फाई वन। मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, फाई टू। तो यानी कि जो फाई है वो फाई वन से फाई टू तक वेरी कर रहा है। दूसरा, यहाँ जो फाई वन है वो नीचे की तरफ लाई कर रहा है, तो यहां लिखेंगे माइनस फाई वन। ठीक है, ये चीज अपने दिमाग में बैठा के रखेंगे। चलिए, ये इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई a साइन कॉस फाई का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है साइन फाई। इंटीग्रेशन आपको याद करना पड़ता है, ठीक है। माइनस फाई वन से फाई टू। सबसे पहले अपर लिमिट पुट करते हैं हम लोग, तो b इसको टू आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई a। ठीक है, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे तो आएगा साइन फाई टू, फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे साइन माइनस फाई वन। और आप जानते हैं साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो साइन माइनस फाई वन इक्वल टू हो जाएगा माइनस साइन फाई वन। जब माइनस माइनस हो जाएगा तो वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, और जब प्लस हो जाएगा तो देखने में सुंदर लगेगा, इसलिए हम उसको आगे की तरफ लिख देते हैं। ऐसे ऑर्डर में हो जाएगा ना, फाई वन फाई टू प्लस साइन फाई टू। तो ये हो जाएगा टोटल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये है हमारा टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। इसको इक्वेशन नंबर 5 बना देते हैं। ठीक, ठीक है। अब चलिए इसी लगे हाथ इसी आर्टिकल में हम लोग इनफाइनाइट वाला भी केस कर लिया जाए। ठीक है, यहीं पे कर दूं क्या साइड में, चलिए देखते हैं, हो जाएगा तो ठीक ही है। चलिए यहीं करने की कोशिश करते हैं। स्पेशल केसेस, जो पहला केस है, अगर हम मान लें कि जो कंडक्टर है वो इनफाइनाइट लेंथ का है। इफ कंडक्टर इज फॉर इनफाइनाइट लेंथ, इनफाइनाइट लेंथ। इनफाइनाइट लेंथ का मतलब ये मत सोचिए कि यहां से लेकर के चांद तक। इनफाइनाइट लेंथ का मतलब होता है वेरी वेरी लॉन्ग। ठीक है, अब थोड़ा डायग्राम में आपको समझना पड़ेगा। अब इस डायग्राम में देखिए, अगर ये इनफाइनाइट लेंथ का है तो इस तरीके से ये ऐसे लेंथ ऊपर की तरफ बढ़ता चला जाएगा और ये नीचे की तरफ बढ़ता चला जाएगा।
तो आप देखोगे इनफाइनाइट लेंथ का है, तो जो फाई 2 है वो एंगल धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा कि नहीं होगा, ऐसे और बड़ा हो जाएगा, और दूर अगर जाना होगा तो और बड़ा हो जाएगा, ऐसे करते जब इनफाइनाइट तक जाना होगा तो इस तरीके से हो जाएगा। यानी कि फाई 2 की वैल्यू यहां पे कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू फाई 2 की 90 डिग्री हो जाएगी। ये मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, एक बार मुझे इन्फॉर्म करिए तो, कि अगर कंडक्टर को इनफाइनाइट लेंथ का लेंगे तो ये जो फाई 2 है ये 90 डिग्री का हो जाएगा। जैसे बी बहुत दूर चला जाएगा तो पॉइंट बी और पी को मिलाने वाली लाइन से ही फाई 2 बनेगा, ठीक है। तो जब वो बहुत दूर चला जाएगा तो जैसे जैसे दूर जाएगा वैसे वैसे फाई 2 एंगल बढ़ता चला जाएगा, बढ़ते 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 मैक्सिमम जो है वो 90 डिग्री का होगा, और यही हाल फाई 1 का भी होगा। यानी कि इनफाइनाइट कंडक्टर के लिए फाई 1 इक्वल टू फाई 2 इक्वल टू 90 डिग्री होगा, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट फ्रॉम इक्वेशन 5 अगर दोनों 90 90 होंगे तो साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है, और 1 1 2 हो जाएगा, तो आ जाएगा b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i अपॉन a, ठीक है। अब कोई मैथ्स वाला बच्चा दिमाग मत लगा देना कि इस 2 को इस 4 से काट देना, काटना नहीं, ठीक है, क्योंकि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की सिंपल सिंपल वैल्यू 10 टू द पावर -7 हम लोग जानते हैं, तो ऐसा रखने से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस लगाने में आराम रहेगा। तो ये इक्वेशन नंबर 6 है जो रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द इनफाइनाइट लेंथ ऑफ स्ट्रेट कंडक्टर। अब पॉइंट नंबर 2 देखा जाए। पॉइंट नंबर 2 ये है, फॉर इनफाइनाइट कंडक्टर इफ P इज, मतलब पॉइंट P जो है इज नियरर टू वन एंड, मेरी बात समझो। अब मैं इसके लिए अलग ही डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं, फिर इसको इरेज भी कर देंगे डायग्राम को। जैसे ये इनफाइनाइट कंडक्टर है, ठीक है, अभी तक जो ऊपर का जो केस है 1 नंबर वाला, उसमें पॉइंट P को हम बीच में लिए थे, लेकिन ये पॉइंट P जो है वो बीच में न होकर के यहां पर है, एक एंड के पास में। तो एक एंड के पास अगर होगा तो ये वाला एंगल क्या है, फाई 1 है, और ये वाला एंगल क्या है, फाई 2 है। तो अगर ये एक एंड के पास में है तो देखो आप, फाई 1 कम होते होते 0 हो जाएगा, और फाई 2 जो है वो 90 डिग्री हो जाएगा। समझ में आ रही है बात, कि अगर ये एंड के पास में ही होगा, ठीक है, इस वाले छोर के पास में होगा, तो फाई 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी, बीच में रहेगा तब ना कुछ वैल्यू मिलेगी फाई 1 की, लेकिन एकदम किनारे पर ही आ जाएगा तो फाई 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो अगर वन एंड के करीब में है तो ऐसे केस में फाई 1 इक्वल टू 0 एंड फाई 2 इक्वल टू 90 डिग्री। अगर आप पुट करोगे इक्वेशन नंबर 5 में तो क्या हो जाएगा, b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई साइन फाई 1, ये तो 0 हो जाएगा और फाई 2 की वैल्यू 1 हो जाएगी, क्या जाएगा i अपॉन a।
ठीक है, बीच में रहेगा तो 2i/a होगा, और किसी एंड के अगर करीब में होगा तो i/a होगा। ठीक, तो ये दो स्पेशल केसेस थे जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया। अब मैं आपके लिए एक होमवर्क कह लीजिए कि वो रख रहा हूं। इफ P lies on perpendicular bisector of finite conductor, of finite conductor, ये आपका एक तरीके से होमवर्क है।